तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्य के द्वारा प्रभावी किए जा चुके हैं और नीति निर्देशक तत्वों ने राज्य को ये बताया है कि आपकी क्या ड्यूटी है, आपका क्या कर्तव्य है ना। जैसे अब आप देख रहे हैं दीपावली का समय चल रहा है, तो दीपावली में पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या होती है, खासकर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में। एक तो पराली जलाने का मुद्दा है ना। ये जो पूरा आपका एनसीआर का क्षेत्र है जिसमें हरियाणा के कुछ और उत्तर प्रदेश भी चारों तरफ से दिल्ली को घेरता है, तो केवल दिल्ली भर की समस्या नहीं है, भारत के अन्य विभिन्न हिस्सों में पराली का मुद्दा हो गया, या फिर इस दौरान जो है जो पटाखों के तौर पे एक तरीके से जहरीला धुआं जो पर्यावरण में जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य इन सब विषयों पर ध्यान रखे। पर्यावरण को लेकर के संविधान के अनुच्छेद 48 का में निर्देश तत्वों में 48 का में ये चीज स्पष्ट की गई। तो अभी आपने देखा होगा कि लगातार चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इसको लेकर कार्य कर रही है। अभी पटाखे वगैरह बैन भी किए गए हैं, सारी चीजें। तो तिथि त्योहार जितने भी होते हैं, यदि वो पर्यावरण के लिए, समाज के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, किसी भी चीज को लेकर के कोई भी समस्या आती है। देखो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि दिवाली हमारा साल भर में एक बार त्योहार आता है और बहुत सारे त्योहार सब मनाए जाते हैं, बहुत सारे पर्व बनाए जाते हैं। भारत एक आपका कैसा है, भारत आपका धार्मिक उत्सवों का देश है और मुझे लगता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर हमारे समाज का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसने जितना हमें मोटिवेट किया, हमारी संस्कृति ने, शायद इतना मोटिवेशन अन्य किन्हीं चीजों में आपको नहीं मिल सकता है। जैसे ही आप किसी कार्य को करते हो, करते करते एक साल में यदि आप देखें तो उल्लास हर एक महीने में आपको दो तीन उल्लास देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी धर्म के हों, जाति के हो, समुदाय के हों, किसी के भी हों, सब मिलकर के पूरा देश मनाता है। तो ये धार्मिक उत्सवों का देश है, इसलिए। और ये सब मेरे ख्याल से जो पर्व बनाए गए हैं, जो त्योहार बनाए गए हैं, जो व्रत बनाए गए हैं, इनके पीछे का एक यही कारण है कि व्यक्ति जो एक उपाकोह पे लगा हुआ है, कम से कम उसके अंतर्गत इन त्योहारों के माध्यम से इथिकल वैल्यू आए और वो अपना खुद का स्व मूल्यांकन कर सके, है ना। ये सारे विभिन्न पक्ष जो है उसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, ये हमारी क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य है कि वो सारे कार्य करे। लेकिन एक नीति निर्देशक तत्व है जो बड़ा बहुचर्चित है और हमेशा इसको लेकर के एक व्यापक चर्चा पर चर्चा बनती रहती है, वो है आर्टिकल 44। आज तक अभी ये लागू नहीं हुआ, लेकिन राज्य को ये बोला जा चुका है। कई बार विधि आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसको लेकर के राज्य से प्रश्न चिन्ह लगाया कि भाई आपको क्या समस्या आ रही है, प्रयास करिए कि जल्द से जल्द देश में एक समान नागरिक संहिता बने। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक समान नागरिक संहिता होती क्या है। ठीक है, आर्टिकल 44 में जो एक समान नागरिक संहिता का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, एक समान नागरिक संहिता को हम किस तरीके से लेकर के चल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा। देखिए क्या है, अभी हमारे देश में बहुत सारे बहुधर्मी देश है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न देशों का यहाँ पे निवास स्थान है। एक सामाजिक संस्कृति, एक कंपोजिट कल्चर हमारे देश में रह रहा है। तो सभी का शादी करने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। विवाह विच्छेद, विवाह करने का तरीका, विवाह विच्छेद जिसे हम तलाक कहते हैं, तलाक की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है ना। इसके अलावा जमीन जायदाद का बंटवारा, उत्तराधिकार का नियम, ये भी अलग अलग हो सकता है। इन सभी धर्मों के लिए अपना खुद का कानून होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इन कानूनों को हम क्या करें, एक रूपता दें। सभी धर्मों के लिए जो अलग अलग नियम है संपत्ति, विवाह और तलाक को लेकर के, इन नियमों को क्या करना है, हमें एक बनाना है, एक रूपता देनी है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था धर्मों की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ये तीन धर्म जो है, क्योंकि हिंदू के अंतर्गत ही बौद्ध, जैन, सिख, आर्टिकल 26 लिखा हुआ है, ये इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो हिंदू कल्चर के अंतर्गत ये सभी को जोड़ के रखा जाता है। तो इस समय हमारे देश में कई धर्मों का विवाह, संपत्ति, गोद लेने के अपने खुद के पर्सनल लॉ हैं और इन पर्सनल लॉ को ध्यान में रखते हुए, जैसे हिंदू सिविल लॉ है, मुस्लिम
मुसलमानों का खुद का अपना पर्सनल लॉ है जिसे शरीयत के अंतर्गत हम रखते हैं, और अन्य धर्मों के भी खुद के पर्सनल लॉ हैं। तो इन सभी पर्सनल लॉ को हम क्या करें, सभी की जो विशेषता है, ऐसा ना हो कंपोजिट कल्चर खत्म हो जाए और किसी के पर्टिकुलर कल्चर को किसी के ऊपर थोप दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा हमें करना है। तो कहीं ना कहीं पे इन सभी के कल्चर को समेकित करते हुए हम क्या करें, एक समान नागरिक संहिता का निर्माण करें। अब ये अपने आप में बहुत कठिन काम होता है। जब आपके कोई कल्चर, आपके रीति रिवाज, आपके कस्टम्स को बदलता है, चाहे वो राज्य क्यों ना हो, विरोध के सुर उठने चालू हो जाते हैं। जब हिंदू कोड बिल बनाया जाना था तब बहुत ज्यादा विरोध हुआ इस पर्टिकुलर सोसाइटी के द्वारा कि भाई तलाक, हमारे यहाँ पे विवाह क्या है, जन्म जन्म का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता बोला जाता है, इसलिए वो 7 फेरों का कॉन्सेप्ट जो है हमारे कल्चर में है। तो ये विवाह विच्छेद की प्रथा भारतीय समाज में नहीं रही, लेकिन महिलाओं को लेकर के आपको पता है कि स्थिति बहुत ज्यादा भयावह रहती है। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजों को भी पक्ष में रखते हुए हिंदू कोड बिल आया और उसके तहत जो है महिलाओं के राइट्स जो है बनाए गए। पितृसत्तात्मक समाज में हम लोग रह रहे हैं। तो लगातार पिछले कई वर्षों से एक तो राजनीतिक गहमा गहमी हमें देखने को मिलती है एक समान नागरिक संहिता में। अब इसको लेकर क्या चुनौतियां हैं, क्या कारण है, इन चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा। एक तो आप राजनीति इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, इस मुद्दे का राजनीतिक अपहरण किया जा चुका है और देश आपके विभाजन के दंश से निकला हुआ है। 70 साल पहले आपका देश एक ऐसी परिस्थिति में रहा है जिसमें सांप्रदायिक हिंसा सबसे ज्यादा हुई है, धर्म आधारित हिंसा सबसे ज्यादा हुई है विभाजन के दौरान, ठीक है। और फिर वो मुद्दा जो है उसका राजनीतिक अपहरण कर लिया गया। राजनीति ने भी प्रयास नहीं किया, जो एक पॉलिटिकल विल पावर की बात की जाती है वो भी नहीं रही। तो सियासी और समाजी दोनों तौर पर देखें तो एक समान नागरिक संहिता को लेकर के हमारे यहाँ पे हमेशा माहौल गर्म रहता है। जैसे इस मुद्दे की बात आती है वैसे ही समाज का जो तबका, अल्पसंख्यक तबका है, वो शक की निगाहों से देखने लगता है। पहला टर्न अल्पसंख्यक तबके को ये लगता है कि चूंकि संसद में या विधायी जो संस्था ये बनाएगी एक समान नागरिक संहिता, वो तो एक धर्म विशेष को लोगों का वहां पे दबदबा है। एक ये भी डर हो सकता है ना कि बहुसंख्यक वर्ग, तो इस कानून को बनाने वाले लोग कौन है, एक बहुसंख्यक वर्ग हो सकता है, ठीक है। संसद में ज्यादातर हिंदू वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि एक समान नागरिक संहिता के नाम पे हमारे ऊपर एक कल्चर लाद दिया जाए पर्टिकुलर किसी धर्म का। कौन एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, सबको अपने धर्म का कल्चर सबसे बेहतर लगता है। एक तो बड़ा डर ये लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देश में एक बड़ी आबादी, खासकर महिलाओं की जो समस्याएं हैं, तलाक को लेकर के हो गया, जायदाद बंटवारे को लेकर के भी देखिए कि यहाँ पे भी संपत्ति का हस्तांतरण पुत्र को होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रयास कर दिया, तब जाके स्थिति थोड़ा सा काफी बेहतरीन बन गई है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनको यदि हम ध्यान में रखें तो एक जो है बहुसंख्यक आबादी समान नागरिक संहिता की लगातार मांग करती रही है और अल्पसंख्यक वर्ग इसका विरोध करता रहा है। यानी बहुसंख्यक समाज चाहता है, आप भी चाहते होंगे कि हो सकता है कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, लेकिन जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपने कल्चर को खत्म होने का डर है, इस कारण से वो इसको, ठीक है। और हर साल चुनाव में, जब भी चुनाव आते हैं तो उन चुनाव में भी यही मुद्दा जो है उठाया जाता है और बाद में फिर ठंडे बस्ते पे डाल दिया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो समझिए, एक तरीके से ये समझिए कि मान लीजिए कोई एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कई जगह पे क्या होता है, मरुद्यान होते हैं, है ना, जल की झीलें मिल जाती हैं, उसके आसपास बस्तियां होती हैं, इसको नखलिस्तान बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको यदि आप इतिहास वगैरह में पढ़ेंगे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का उदय है, या जो ये एक तरीके की सोसाइटी का जन्म हुआ, खासकर जब लोहे का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ, लोहे के आविष्कार से पहले क्या हुआ, एग्रीकल्चर, एग्रेरियन सोसाइटी का जन्म हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ। और कृषि के आविष्कार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन था, लोहा तो बहुत बाद में आया। लोहा आपका 1000 एडी में आया, ठीक है, 1000 एडी में आपका आया। नवपाषाणकालीन क्रांति जिसे हम कहते हैं, नवपाषाण काल में भी पत्थर ही प्रयोग किए जाते थे, उसी दौरान पे एग्रेरियन सोसाइटी का जन्म हुआ और उसी से समाज स्थायित्व आ गया। समाज क्या हो गया, एक जगह स्थिर रहने लग गया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना सा है कि यदि एक समान नागरिक संहिता को लेकर हम सोच रखते हैं तो ये कुछ वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में नखलिस्तान होता है। कहीं पता चला कि एक दूर दूर जो है बसा हुआ एक
ऐसा मरुद्यान क्षेत्र जहाँ पर जीवन की संभावनाएं विकसित है, जहाँ पे जल से लेकर सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक मामला तो है, बहुत बड़ा मामला है और इस पे एक हमारी व्यापक डिस्कशन होनी चाहिए। एग्जाम के व्यू पॉइंट से देखें तो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन उठाया जाता है आपसे, तो मैं चाहता हूँ इसको 360 डिग्री एक बार हम लोग देखें। ठीक है, अब देखो एक तो आपका अनुच्छेद 25 है, आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। एक समान नागरिक संहिता क्या कह रही है कि नहीं भाई हम सभी को मिलाकर के एक बना देंगे। धर्म की स्वतंत्रता क्या कह रही है, आपको अपना विश्वास, अपनी उपासना, अपना है ना, अपनी मान्यताएं, अपनी प्रथाएं सभी को मानने का आपको क्या होगा, राइट होगा। तो वो उस अधिकार को देखें तो यहाँ पे सही बात है, उसका प्रोटेक्शन जो है आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो चीजें डिस्टर्ब हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो जो राजनीति है, जो चुनावी राजनीति है, चुनावी राजनीति में बस इस मुद्दे को उठाया जाता है, लेकिन इस पे दृष्टिपात करना पड़ेगा कि कहां जाकर के रुक जाया जा रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी इस लक्ष्य को क्यों नहीं पाया गया। ठीक है, महिलाओं को समान अधिकार मिल जाए या कि यह क्या हमारी सोसाइटी हजम कर पाएगी। अब आज के टाइम पे आप भी अपने विचारों को देखेंगे, जैसे हमारे अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आई है क्योंकि पितृसत्ता की सोसाइटी से हम भी जुड़े हुए हैं कि महिलाओं को लेकर एक लिबरल सोच आई, कम से कम आवाज उठाने को लेकर के तो हम आके खड़े हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पे जो पावर है, घर की जो प्रभुता है, वो पुरुष अपने हाथ में रखना चाहता है। पैट्रियार्की में वो चाहे कोई भी धर्म का पुरुष हो, इंडिया जैसे देश में, ठीक है, वो चाहता है कि मेरा जो है, जैसे कि बेटा और बेटी में, जैसे मान लीजिए आज एजुकेशन को लेकर मुझे इक्वल राइट दिखाई देते हैं, लेकिन बेटा जो है अनसक्सेस पे अनसक्सेस होता चला जाए और वहीं बेटी अनसक्सेस होती जाए, तो बेटी के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि भाई अब तुम्हें, क्योंकि एक सोसाइटी में कि ये मुझे तो यही नहीं समझ में आता है जो विदाई का कल्चर है कि बेटी विदा होगी, बेटा बहू लेकर के आएगा। तो ये जो लड़की लाने की प्रथा, ये भी कल्चर नहीं डेवलप किया, ये भी पैट्रियार्की सोच रही होगी कि नहीं होगी। हाँ, और एक और है हाउस वाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी आप देखिए पितृसत्ता की कितनी बड़ी सोच रही है। उसने हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट है, हाउस हस्बैंड का, मैं तो कहता हूं आजकल की लड़कियों को करना ही चाहिए, अनपढ़ से शादी करें। लेकिन लड़कियों के साथ भी फितूर चढ़ा होता है, उनको भी पैट्रियार्की में, चूंकि वो भी जुड़ी हुई है ना, मैं कहता हूं आप अनपढ़ से शादी करो और खुद जॉब करने जाओ और उसको दो 10, 5, 15, 20, 25, 50 रुपए जितना आप मांगते हो, जस्ट उल्टा हो जाएगा पूरा मामला। अनपढ़ से शादी लड़कियां करना नहीं चाहती, पहले दिक्कत ये, अनपढ़ छोड़िए, अनपढ़ से मत करिए, बेरोजगार से करिए। अनपढ़ से कौन करेगा, जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, रोजगार नहीं होना चाहिए उसके पास। क्या जरूरी है भाई, एक लड़का यदि बेरोजगार लड़की से शादी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है सोसाइटी को, लेकिन एक लड़का बेरोजगार है, इसीलिए तो लड़के बेचारे परेशान है, डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेट है, पागलों की तरह लगे हुए हैं। और फिर एक और बहुत बड़ा फितूर चढ़ा हुआ है कि शादी करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब वाले की शादी करेंगे, एक और ये बड़ा बहुत बड़ा फितूर है। ऐसा हो जाए, सोसाइटी पलटना है तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। वुमेन एम्पावरमेंट मुझे बहुत आसानी समझ में आता है, लेकिन ये चीज महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। बेरोजगारों के साथ शादी करें और खुद रोजगार में जाए, उनको खर्चा चलाएं। यही तो हो रहा है। आप घर पे देखोगे जो पितृसत्ता की सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, पितृसत्ता की सबसे बड़ी पावर यही तो है कि आपके घर में आपकी माँ मांगती है, आपकी बहन मांगती है पैसे और या कुछ भी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पुरुष के हाथ में है। यही उल्टा हो जाए, पुरुष बेरोजगार हो जाए, आप करो नहीं नहीं हम भी कमाएंगे लेकिन वो भी कमाना चाहिए, ऐसा क्यों? यदि पुरुष चाह रहा है कि महिला यदि नहीं कमा रही, घर पे रह रही है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो महिला को भी यही होना चाहिए। तो थोड़ा सा यदि ये सोच बढ़े, मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट में टाइम नहीं लगेगा, बस इसमें सोच बदलने की जरूरत है महिलाओं की। बेरोजगार होगा, कुछ नहीं होना उसका, वो फिर आपकी सुनेगा, उसको सुनना पड़ेगा। बच्चा जरूर महिला ही पैदा करके देगी लेकिन पालेगा वो, रखो घर पे, बनवाओ खाना। ये सोचने में बुरा लग सकता है पुरुषवादी मानसिकता से, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, क्या दिक्कत है इसमें? माता पिता क्या कहेंगे, क्या कहेंगे माता पिता, बताओ। माता पिता ये बोलेंगे कि मैंने तुम्हें पढ़ाया और एक जो बेरोजगार है उससे। तो ऐसा हो सकता है लड़के के साथ कि लड़का जो है एक बेरोजगार लड़की से शादी करता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये तो होता है, 99% केसेस पे होता है। उसी के लिए दहेज मांगते हैं।
है ना? ये दहेज प्रथा 1 सेकंड का खेल है, बंद फिर खत्म। और क्या, बेरोजगार लड़कियों को कहेगा दहेज प्रथा से बच गए पहली बात तो। और दूसरा, आपकी पावर चल रही है, पैसा आपके पॉकेट से उसके पॉकेट पे जा रहा है। करके देखो, फिर देखो सोसाइटी किस तरीके से बदल जाती है, समाज में कितना बड़ा चेंज आ जाता है। आपकी माँ कमाने जाए, आपके फादर घर पे आपके लिए रोटी खाना, आपका टिफिन पैक करे, बच्चों के डायपर साफ करे, वैसे वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या है, वो चाहेंगे अभी क्योंकि पैट्रियार्की है ना उनके अंतर्गत। ऐसा नहीं, मैं दिल्ली में मेरी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके साथ कई बार होता है कि हम खाना खाने गए या कुछ भी हुआ, तो जब हम मिलते हैं तो वहां पे मैं देखता हूँ कि जो हस्बैंड है ना प्रॉपर कोऑपरेट करते हैं अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली को। जरूरी नहीं है कि हम डिनर सेट पे बैठे हुए हैं तो वाइफ कही है कि वो जाएगी किचन से लेकर के आएगी और खाना लगाएगी, हस्बैंड भी जाता है, वही लगाता है, वही करता है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे पैट्रियार्की खत्म हो चुकी है, इक्वालिटी आ चुकी है। तो धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये तभी हो पाएगा, महिलाओं के राइट्स को महिलाओं को ही चाहिए कि वो अपने राइट्स को बराबर लेकर के आए सोसाइटी में, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत मतलब अब जैसे पुरुषवादी मानसिकता वाले जो लोग होंगे, हो सकता है उनको थोड़ा सा मेरी बात गलत लगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो सोसाइटी में पुरुष की प्रभुता को स्थापित कर रहा है, क्यों ना उसी टूल्स का हम प्रयोग करें महिला की प्रभुता को स्थापित कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रभुता स्थापित करना ठीक नहीं है, समानता की बात होनी चाहिए, दोनों इक्वल राइट दोनों को मिलने चाहिए, महिला को भी इक्वल राइट दो, पुरुष को भी इक्वल राइट दो। फिर आप कहोगे सर आपकी सोच पैट्रियार्की है, आप फिर पैट्रियार्की में आके इक्वल राइट, बिल्कुल इक्वल राइट की बात होनी चाहिए। कल के दिन ऐसा ना हम पुरुष सशक्तिकरण की ओर भागने लग जाए, तो समाज में असमानता नहीं होनी चाहिए ना। इक्वल राइट का एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो चलो आगे कुछ चीजें अभी पहले डिस्कस करते हैं, फिर मैं लिखवाऊंगा अभी। तो आर्टिकल 25 एक बहुत बड़ा इशू है, सबको लग रहा है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। दूसरा जो है आर्टिकल 14 जो है, ठीक है, आर्टिकल 14 का मान बताया जा रहा है। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, विधि का समान संरक्षण विधियों के। तो आर्टिकल 14 कह रहे हैं समानता के अधिकार, इस तरीके से समानता स्थापित नहीं होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगी, समाज में समानता आ जाएगी। तो आर्टिकल 14 के साथ भी बहुत सारे लोग हैं कि आर्टिकल 14 यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंपावर्ड करता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको इंपावर्ड करता है। ठीक है, इस रूप में भी बहुत सारे लोग देखते हैं। अब मुद्दा देखो, हमें अपने देश को समझना पड़ेगा। संविधान भी हमारी सामाजिक संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास करता है। वो कहता है हम अपने कंपोजिट कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है, हमें अपनी सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ अपनी क्षेत्रीय अखंडता को भी ध्यान में रखना है कि हमारे देश की एकता और अखंडता किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। और अखंडता कब आएगी बताइए, अखंडता कब आएगी, भारत एक जैसा कैसे बनेगा, अखंडता कब मजबूत होगी, जब हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना रहे, सभी के लिए एक राष्ट्र सब कुछ रहे। अब यही एक बहुत बड़ी समस्या है, देश को एकीकृत राष्ट्र बनाना है तो हमें इस कंपोजिट कल्चर को स्वीकार करना चाहिए, ये विविधीकृत संस्कृति को स्वीकार। भाई आप एक छत के नीचे कब खड़े होंगे, जब आपको लगेगा कि आपका भी इस छत में सम्मान है, रेस्पेक्ट जरूरी है ना। भारत देश के साथ जो भी मुस्लिम वर्ग विभाजन के दौरान पाकिस्तान नहीं गए, भारत ही रुक गए, तो उनकी क्या गलती है, उन्होंने इंडिया को ही अपना घर माना, तो उन्होंने यही सोचा होगा ना कि हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, यही सोचा होगा ना। या जो भी भारत देश में रह रहे हैं सब चाहते हैं कि हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ ना हो, यही बात है ना। कल्चर नहीं किसी का डिस्टर्ब होना चाहिए, संस्कृति बहुत बड़ा हिस्सा होता है, संस्कृति को लेकर बहुत सारी क्रांतियां हो चुकी है। जब भी संस्कृति छोड़ती है विद्रोह हो जाते हैं। तो पहली बात तो सभी को कॉन्फिडेंस में लेना होगा एक राष्ट्र के अंतर्गत, एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा तो उसमें किसी के कल्चर को हम क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे, एक सामाजिक कल्चर को ही लेकर के चलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा बनाया जाए कि वो सामाजिक कल्चर को रिप्रेजेंट करे, एक ही रहे। जैसे कि हमारे यहाँ पे भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी इंडियन पैनल कोड है ना। ये क्या है, यदि कोई भी अपराध करेगा सब आईपीसी के तहत ही सबको क्या किया जाएगा, सजा मिलेगी, उसी के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएंगे। इसके लिए तो अलग अलग है नहीं कि हिंदू के लिए अलग मुस्लिम के अलग, तो क्यों ना एक समान नागरिक संहिता बनाई जाए जो सभी के लिए एक जैसी हो।
जब सभी के लिए अपराध करने का प्रक्रिया एक ही है, उस आपराधिक प्रवृत्ति के लिए सजा देने की प्रक्रिया एक ही है, तो ऐसे में देश में हम अपनी अखंडता को बनाए रखने के लिए, एक एकीकृत राष्ट्र को बनाए रखने के लिए क्यों ना एक समान संहिता का निर्माण करें। ठीक है, एक प्रश्न ये भी करता है, तो हमें अपनी विविधता की खूबसूरती जो है, क्या इसकी परवाह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भारत देश को एक प्रश्न ये उठता है कि अपनी विविधता को बना के भारत देश को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए। एक जैसी संस्कृति बनना और बनाना, ये कहीं ना कहीं पे थोपना हो जाएगा कल्चर को। और जब हम कल्चर, जैसे कि आपने देखा भाषा को थोपा गया बांग्लादेश के ऊपर, वहां पे उर्दू भाषी लोग थे या बांग्ला भाषी लोग थे। कैसे लोग थे? बांग्ला भाषी। बांग्लादेश में बांग्ला भाषी लोग थे, लेकिन उनको उनकी भाषा क्या बना दी गई? प्राइमरी लैंग्वेज उर्दू को बना दी गई। और भाषा को लेकर अभी मैं आपके ऊपर डाल दूं कि भैया चलो अब आज से मलयालम बोलना है आप लोगों को, उत्तर भारत के लोग स्वीकार करेंगे कि मलयालम आपकी प्राइमरी है? कोई अपने लैंग्वेज को नहीं छोड़ सकता है। अभी इंग्लिश हिंदी को लेकर हम इतना डिबेट क्रिएट करते हैं, जबकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आपको यदि लाइफ में कुछ बहुत बेहतर करना है तो आपको इंग्लिश की तरफ जाना ही पड़ेगा, इंग्लिश के बिना आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा इशू है कि हमें अपनी विविधता की खूबसूरती की परवाह जरूर करनी है। ये भी मतलब ये नहीं खत्म होनी चाहिए। यही हमारे देश की सबसे बड़ी विविधता में एकता को बनाने के लिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको किस हद तक प्रोटेक्ट करेगा ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सदियों से बहुत सारे लोग अनेकता में एकता का नारा लगा रहे हैं। तो अनेकता में यदि एकता है तो फिर कानूनों की एक रूपता में क्या आपत्ति है भाई? यदि कानून एक हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ठीक है, तो देश में लोगों के निजी मामलों में एक कानून होना चाहिए, इसको क्या लेकर लोगों को आपत्ति है, ये भी हमें समझना होगा, इसको भी देखेंगे। एक सवाल और ये भी है कि एक समान नागरिक संहिता को लागू करने में कई बार कोशिशें की गई हैं, नहीं की गई हैं? की गई कि नहीं की गई? कोशिशें की गई, लेकिन करने के बाद जो है, जो ये सांप्रदायिक माहौल क्रिएट किया जाता है बार बार में। देखो, एक समान नागरिक संहिता आज लागू हो जाए, लेकिन सबसे पहले हमें अल्पसंख्यक वर्ग को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, विश्वास में लेना पड़ेगा कि इस देश में उनके राइट्स प्रोटेक्ट हैं। जिन्ना ने क्यों एक जहर घोला देश में, जिन्ना ने कैसे इस देश को विभाजित करा दिया, अपने अकेले के दम पे था उसके पास इतना कैलिबर, उसके बस की बात नहीं थी। उसने ये महसूस करा दिया देश के नागरिकों को कि भारत देश में आप सुरक्षित नहीं रहोगे, इसलिए आपको एक अपना राष्ट्र चाहिए होगा, है ना। आप जब भी बेबल प्लान आता था, जब भी जो भी प्लान आता था, वो कहते थे कांग्रेस मात्र हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर, वो महज झूठ बोल रहे थे। अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठ फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य कॉन्फिडेंस तैयार करे। कॉन्फिडेंस तैयार होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो अब जाकर के हमें इसको लेकर के कुछ पक्ष और विपक्ष में, मैं पहले कुछ तर्क आपको बताता हूं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, संविधान के निर्माण के बाद से ही एक समान नागरिक संहिता की मांग लगातार उठती रही है, लेकिन जब भी इसकी बात हुई है इसका विरोध हुआ है। इसके हिमायती जितने हैं उनका मानना है कि एक समान नागरिक संहिता एक फंडामेंटल राइट की तरह है, यानी कि एक मूलभूत अधिकार की तरह है, ये होना ही चाहिए ताकि समाज में समानता बनाई जाए। ठीक है, आर्टिकल 14 के तहत कानून के समक्ष समता होनी चाहिए, कानून एक ही होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए जैसे हमने दंड संहिता में रखा हुआ है। लेकिन आर्टिकल 15 कहता है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी भी नागरिक के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये धर्म के आधार पे अलग अलग कानून क्यों बने हुए हैं भाई? यदि ये तो भेदभाव हो गया ना। आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं है हर धर्म का अपना अपना कानून होना आर्टिकल 15 का उल्लंघन है कि नहीं है कि नहीं है? आर्टिकल 15 तो ये कहता है ना कि अलग अलग कानून नहीं होंगे, तो ये निजी मामलों में अलग अलग कानून क्यों? ठीक, एक मुद्दा ये आपका उठता है। इसके अलावा आर्टिकल 21 आपका आके और खड़ा हो जाता है। आर्टिकल 21 कहता है निजता का संरक्षण, आपकी राइट टू प्राइवेसी को छेड़ा। तो आपका ये एक निजी मामला है कि व्यक्ति सार्वजनिक मामला है? विवाह करना आपका निजी मामला है, सार्वजनिक मामला है? विवाह एक निजी है, सार्वजनिक है? निजी मामला है। ठीक है, तलाक लेना निजी मामला है, सार्वजनिक मामला है? निजी मामला है।
उत्तराधिकार का जो मामला, अच्छा आप निजी तो बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं अभी इसको सार्वजनिक में तब्दील करूंगा। निजी मामला आपको लग रहा होगा कि विवाह करना मेरा एक निजी मामला है, उत्तराधिकार में संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, निजी मामला है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके कारण से समाज में महिलाओं के साथ अनजस्टिस हो रहा है। आपकी ही सोसाइटी में तलाक लेना, ये ट्रिपल तलाक को लेकर के पूरा मुद्दा था। इसमें जो तलाक ए बिद्दत और तलाक ए सुन्नत का जो कॉन्सेप्ट है, तलाक ए बिद्दत में जो ट्रिपल तलाक क्यों बैन किया गया? महिलाओं के राइट्स नहीं आपको लगता है कि महिलाओं के राइट्स इससे किसी तरीके से कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपने एक बार तलाक 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 बोला और खत्म बात? या फिर हिंदू धर्म में भी देखा जाए, महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा का उनकी प्रताड़ना होती है, दहेज प्रथा का जो इशू है, इसको लेकर सशक्त कानून जरूर बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो प्रताड़ना है, महिलाओं की प्रताड़ना है, चाहे वो घरेलू हिंसा के तौर पे हो। अभी एक मामला आया था अहमदाबाद में, एक लड़की थी जो साबरमती में कूद गई और फिर उसकी मौत हो गई। तो ऐसे कई मामला हैं। आप क्या करते हो? देखो ये आपका निजी मामला है। आपके घर में जब आप किसी परिवार के साथ जुड़ते हो, विवाह करते हो, विवाह करना क्या है? विवाह दो व्यक्तियों का होता है, परिवार का होता है। इंडियन कल्चर के हिसाब से एक फैमिली जुड़ती है पूरी की पूरी, है ना? दो परिवारों का मिलन होता है, दो परिवार आपस में मिलते हैं और फिर वो साथ में रहते हैं। अब तो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली क्रिएट हो रही है। तो कहने का मेरा सिर्फ तात्पर्य ये है कि सोसाइटी में जो भी हो रहा है, और यदि आपका कोई भी निजी कार्य सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट डाल रहा है, तो आपको निजी मामला नहीं हो सकता है। निजी मामला ऐसे तो फिर सब लोग अपने होते हैं, कस्टम्स हैं, जनजातियों के अपने कस्टम्स हैं, विभिन्न जातियों के अपने कस्टम्स हैं। इसीलिए जो इंटर कास्ट मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं पे क्यों बहुत कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि कस्टम्स आड़े आ जाते हैं। सबको लगता है हमारे रीति रिवाज कुछ और होंगे, इनके रीति रिवाज कुछ और होंगे। तो रीति रिवाजों का भी एक बहुत बड़ा मामला है। तो आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन और निजता का अधिकार है, मतलब राइट टू प्राइवेसी आपकी प्रोटेक्ट है। तो जब राइट टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी है तो इसका मतलब फिर हमारे मामले में, निजी मामले में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। होने चाहिए अलग अलग धर्म कानून बने रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो कॉम्प्लेक्सिटी समझिए इस पूरे मामले की। आर्टिकल 14 कह रहा है सब समान होने चाहिए। आर्टिकल 15 कह रहा है कि धर्म और इसके आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21 कह रहा है नहीं, राइट टू प्राइवेसी आपका पर्टिकुलर राइट है। इसके बाद महिलाओं के अधिकारों का हनन भी लगातार आ रहा हो। मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं, उनके प्रवेश को लेकर के नहीं, इस उम्र की महिलाएं यहाँ नहीं जा सकती, इस उम्र की महिलाएं यहाँ नहीं जा सकती। मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश नहीं, शादी विवाह में महिलाओं को आजादी नहीं। अब तो ये चल गया बहुत सारी चीजें, नहीं तो पहले महिलाओं के ऊपर थोप दिया जाता था, अभी भी थोपे ही जाता है। ठीक है, कई मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे विवाह में किससे विवाह करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तो लैंगिक समानता का खतरा है, अलग अलग कानून अलग अलग उससे होने से एक लैंगिक समानता का खतरा है। इससे क्या होता है, सामाजिक समानता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, समाज बराबर रह ही नहीं पाता है और समाज में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां आ जाती हैं। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप भी नहीं है। हमारा संविधान भी ऐसा नहीं चाहता है कि इस तरीके की सोसाइटी का जन्म हो। तो इसलिए संविधान का उल्लंघन है, एक समान नागरिक संहिता का ना बनना क्या है, संविधान का उल्लंघन है। एक वर्ग तो ये कह रहा है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय की बात सुनते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय कह रहा है, खासकर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उसके द्वारा जबरदस्त विरोध है इस चीज का। कारण क्या है, एक तो आर्टिकल 25 वो कह रहा है कि धर्म के आधार पे आप स्वतंत्र हैं और धर्म के आधार पे आप सारी चीजों को, ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और एक समान नागरिक संहिता, यानी कोई भी आप कानून बना के हमारे ऊपर थोप दे तो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। एक मामला ये है। दूसरा, मुस्लिमों का मानना है कि उनके जो भी शरीयत कानून है या निजी कानून है ये उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित है, इसलिए एक समान नागरिक संहिता का लागू करना हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो जाएगा, जो कि राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को प्रभाव डालेगा। तो यदि हमारा जो निजी कानून है वो धर्म से जुड़ा हुआ है तो फिर आप धर्म के मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हो? ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम विद्वानों का यह भी मानना है कि जो शरिया का कानून है वो 1400 साल पुराना है। ठीक है, कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है। तो आप इन शिक्षाओं को कैसे चैलेंज कर सकते हो, कैसे आप इन्हें हटा सकते हो? लेकिन ये जरूरी थोड़ी जो पुराने समय जो चली आ रही परंपरा वो सही नहीं है।
देखिए सही नहीं होती। मेन होता है कस्टम पे आस्था कितनी है आपकी। बहुत सारी पुरानी चीजें हैं जिन पे आस्था है हमारे, समझ रहे हैं ना। जैसे पैतृक जमीन ही हुई आपकी, आस्था है आपको, आपको लगता है कि आपके पूर्वजों की दी हुई आपके लिए एक संपत्ति है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ये भी एक क्या होता है, एक कुछ है नहीं आप, लेकिन आप उसे प्रोटेक्ट करके संरक्षित रख के, आज भारत सरकार के द्वारा भारत की विभिन्न पुरातात्विक साइटों को क्यों संरक्षित करके रखा जा रहा है? हमारी विरासत है। कई बार क्या होता है, कल्चर भी विरासत में तब्दील हो जाता है। अभी संस्कृत को लेकर के, संस्कृत भाषा क्या जरूरत है बताओ, कौन बोलता है संस्कृत? विरासत है कि नहीं है आपकी? हमें लगता है कि हमारी वैदिक कल्चर में बोली जाती थी, हमारे उसमें बोली जाती थी। तो कई बार जो कानून होते हैं, कस्टम्स होते हैं, मान्यताएं होती हैं, हमारी विरासतें होती हैं। और इन विरासतों को आपको लगता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि समाज नहीं चेंज करेगा, हुआ था। आतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा ने किया है तुर्की में, खिलाफत खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं तो, लेकिन सब लोग एक्सेप्ट करेंगे ये आपकी सोसाइटी? क्योंकि उनके भी विचार आप जैसे बने तब ना। तो किसी भी चीज को आप इतनी आसानी से नहीं हटा सकते हो। सती प्रथा जब खत्म हुई होगी तो उसका विरोध नहीं हुआ होगा, समाज के लोगों ने बोला नहीं होगा। हिंदू कोड बिल जब आया तब विरोध नहीं हुआ हमारी सोसाइटी के द्वारा। तो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर से उसका एक दर्जा छीन लिया गया, 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा था खत्म, ये विधानसभा खत्म, अब यूटी हो तुम, तुम्हारे सारे स्पेशल राइट खत्म। तो जब एक बार किसी को आप, मान लीजिए ट्रेन पे आप जा रहे हो, ट्रेन का सफर कर रहे हो, कोई व्यक्ति खड़ा है, उसे कह दो बैठ जाओ, आ जाओ, और एक बार वो बैठ गया, फिर कहो उठो तो उठेगा? उठेगा, उठ भी सकता है यदि आपकी रिजर्व सीट है तो, आपने रिजर्वेशन करवा रखा है तो, लेकिन तकलीफ होगी। तो जब समाज में कुछ चीजें मिल जाती हैं हमें, जैसे आरक्षण ही, अब आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने में बहुत बुराई है, या तो संविधान निर्माता शुरू में ही इस चीज को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब यदि खत्म करेंगे तो बुरा लगेगा समाज को, सोसाइटी को, क्योंकि वो कस्टम में तब्दील होता जा रहा है धीरे धीरे। लोगों को लग रहा है कि नहीं ये चीज होनी ही चाहिए, जबकि परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो जब भी अब शरिया का कानून सही में जब पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पे आधारित है, कुरान की शिक्षाओं पे आधारित है, तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा मुसलमानों को ये चिंता ये भी है कि 6 दशक पहले जो उन्हें धार्मिक आजादी मिली, उसको धीरे धीरे छीनने की कोशिश की जा रही है। ये भी चिंता है कि धीरे धीरे जो हमें भारत में हम रहे, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी आजादी खत्म करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और लगातार जो है इतनी मांगे होने के बाद भी, लगातार इतने विरोध होने के बाद भी केंद्र सरकार अपने आप को अभी तक असफल पा रही है कि एक समान नागरिक संहिता के लिए देश में माहौल नहीं बन पा रहा है। अभी सीए को लेकर के देखो कितना विरोध हुआ, यही लगा रहा, जबकि उसमें किसी की नागरिकता नहीं समाप्त की जा रही। मजे की बात ये, उसमें तो नागरिकता दी जा रही है अन्य देशों के नागरिकों को, लेकिन उसमें नहीं। हाँ सर, इसको आगे से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ खत्म हो रही है? क्यों, कैसे? जैसे अगर हिंदू कोड बिल आया, तो सर अगर पहले देखा जाए उसी तरह रीति रिवाज तो चल रहे हैं धार्मिक परंपरा, जैसे अगर शादी कर रहे हैं। नहीं समझे आप, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है आपकी आस्थाएं, नहीं सर समझे? उनकी आस्था थोड़ी ना बदली जाएगी इससे। जैसे मान लीजिए तो सर वो चीज, जैसे विवाह है, विवाह आपकी एक पद्धति है, एक समान नागरिक संहिता है, ये आपके विवाह का एक तरीका है ना, विवाह का एक कस्टम बनाया गया ना कि विवाह कैसे होगा, ठीक है। हमारी रात में पूरा एक होता है, एक मुहूर्त बनाया जाता है, सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं पे विवाह की पद्धति ही एक ही कर दी जाए कि विवाह की पद्धति यही होगी। ऐसा थोड़ी ना भी उसमें कुछ कह रहे हैं गवर्नमेंट की ऐसा करेगी। एक समान नागरिक संहिता में कम से कम ये होगा कि हमारे ऊपर ना तो उनका कल्चर लाद दिया जाए, ना उनके ऊपर हमारा कल्चर लाद दिया जाए। तो कौन सा क्या नया कल्चर बनाया जाएगा जिसको आप यूनिफॉर्म कहेंगे? जैसे अगर गोवा में जो देखा जाए उसमें से 3-4 देश पे आधारित है, सर बच्चे के उत्तराधिकार को लेके, और सर एक महिला जो तलाक देती सर उसमें लेके, तो उसी चीज को तो गवर्नमेंट करेगी, थोड़ी ना कहेगी कि सर आप 7 फेरे ले रहे हैं तो उसको ना लीजिए, निकाह कबूल करा, ये थोड़ी ना। ये बिल्कुल, ये गवर्नमेंट नहीं कह रही है, और ये चीज होनी भी नहीं चाहिए। तो उनको मानने स्वतंत्रता है भी, आप नहीं सकते। होता क्या है आमतौर पे, जब तक, मैंने आपको क्या बोला, जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे आप, कॉन्फिडेंस से मतलब यदि सामने वाले को ये डर है। मैंने विशेषकर मुस्लिम वर्ग यहाँ पे क्यों कोट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पे सामने वाले को ये लग रहा है कि धीरे धीरे चूंकि हम यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था, तो अब इस देश में ऐसा ना हो जाए कि कहीं ना कहीं पे हमारे जो भी राइट्स बचे धीरे धीरे मतलब समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए।
आप नहीं समझ रहे। आप तो कह रहे हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं होगा, और सही बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा एक समान नागरिक संहिता के नाम पे, लेकिन उनको ये लग रहा है कि धीरे धीरे हमारे नागरिक अधिकारों को खत्म करने की शुरुआत है, प्रारंभ है, इस कारण से प्रोटेक्शन है, इस कारण से ये विरोध है। तो सर अगर उनको बताया जाए जैसे जो गोवा में इस तरह लागू है, अगर सब कुछ प्रेसिडेंट को बताया जाए कि जितना यहाँ पे हो रहा है, देखो ऐसे नहीं होगा। इसके लिए जरूरी ये होगा कि समाज के जो उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी एक साथ लाया जाए। जो हिंदू समाज से जुड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी एक साथ लाया जाए। जो हर एक वर्ग से, सारे धर्म के लोगों को एक साथ लाया जाए और इसको लेकर एक प्रॉपर विस्तृत चर्चा चले। अब जैसे ये राम मंदिर, राम जन्मभूमि का मामला था, ठीक है, देखा जाए तो ओवरऑल हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मिला जुला निर्णय था, सभी के पक्ष में था, जितने भी उसमें वर्ग थे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट को लग रहा था कि माहौल खराब ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पूरे मामले को हिंदू धर्म के पक्ष में दिया, मुस्लिम धर्म के खिलाफ चला गया पूरा मैटर। क्योंकि देखो कोर्ट क्या करती है ना, कोर्ट का काम होता है कि हम पूर्ण जस्टिस दें, जो वास्तविक है, जो रियलिस्टिक जस्टिस है वो दें। ये सही, ये तो सबको पता है कि 1526 में भारत में बाबर आया था। बाबर उसके पहले था कि नहीं था? या इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ है वो भारत में हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, बाहर से आया है। तो कोर्ट इमोशनल होकर जजमेंट देने लग गया है, तो कोर्ट फिर भाई रुक जाओ, लड़ो मत, तुम्हें आधा दे देता हूं, तुम्हें आधा देता हूं। कोर्ट का काम है जिसका जो है उसी को मिलना चाहिए, ये कोर्ट का रियलिस्टिक जस्टिस होता है। कोर्ट भी जब कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहेगा कि जो संविधान कह रहा है मुझे उससे मतलब है, लेकिन कोर्ट भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, न्याय की यथोचित प्रक्रिया का पालन भी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए, अनजस्टिस नहीं होना चाहिए किसी के साथ। ठीक है, यदि रामलला, राम जन्मभूमि का मंदिर वहां पे बना, उसके पीछे ये आस्था ही नहीं थी, बल्कि ये बात कई बार प्रमाणित हो चुकी, कई सारी चीजें हो चुकी कि ये मंदिर को तोड़ा गया, मस्जिद को बनाया गया। ये स्ट्रक्चर्ड, बहुत सारे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पूरा वो है वहां पर कि यहाँ पर पहले जो है ऐसे साक्ष्य पाए जाते हैं। इन सब प्रमाणों के आधार पर कोर्ट ने दिया होगा। तो ऐसे ही धर्म, लेकिन तब भी यदि आप अब उस सोसाइटी से बात करें, वर्ग से बात करें, तो उनको लगता है हमारे साथ अनजस्टिस हो गया। जबकि कोर्ट ने क्या कहा, 5 एकड़ जमीन इनको देना पड़ेगा, दीजिए वहां। तो जब आपको ये लग जाता है कि यार नहीं, टारगेट यही है अविश्वास, इसी को अविश्वास कहते हैं, इसी को अविश्वास कहते हैं। अविश्वास बहुत पतली सी लकीर होती है। ठीक है, एक साहेबानो मामला आया था 1985 में, और 1995 में एक मामला आया था सरला मुद्दल मामला। इसमें दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक समान नागरिक संहिता के बारे में टिप्पणी की और ये कहा कि अब हमें जल्दी से जल्दी प्रयास करना पड़ेगा महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि देश में एक समान नागरिक संहिता बने। ठीक है, अब इसको एक एक करके हमें समझना है। अब देखिए, हिंदू धर्म में विवाह क्या है, संस्कार है। ठीक है, हमारे एक संस्कार के अंतर्गत आ रहा है। इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, वहां पे क्या है, विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप क्या करोगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओगे तो क्या करोगे, विवाह किस रूप में लेकर के आके खड़ा करोगे? सर कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर कभी भी मतलब अलग हो सकता है, कभी भी सर उसमें भी तो है कि सर आप कभी भी, हिंदू धर्म में एक संस्कार अभी भी माना जाता है। उसमें तो यह है कि हाँ, अब तलाक की प्रक्रिया आ गई कि आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी भी एक संस्कार, विवाह 16 संस्कारों में से एक संस्कार है आपका। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह संस्कार। सर अगर यही हम देखते आए कि धर्म ही है, तो सर कहीं ना कहीं भारतीय समाज में धर्म भी, आप किसको समझाओगे, आप नहीं समझ रहे, ये आप समझ रहे हो। ठीक है, आपने चूंकि संविधान पढ़ लिया, सारी चीजें हो गई, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन आप किसको जाके समझाओगे ये चीजें? यही तो नहीं समझ रहे ना सब लोग। यही सारी चीज लोग समझ जाए, 2 मिनट का काम है, सारी चीजें हो जाए। आपको इसको अपने प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखना, समाज सोसाइटी के प्रोस्पेक्टिव से देखना है कि वहां पे क्या हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे निजी मामलों में एक समान राय बनाना व्यवहारिक रूप से बेहद मुश्किल है। ठीक है, अल्पसंख्यक और मुस्लिम वर्गों की जो एक बड़ी आबादी है, उनको लगता है कि ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो एक डर है कि बहुसंख्यक वर्ग कानून बनाएगा, इस डर को पहले खत्म करना पड़ेगा। कि कानून बनाने वाला जो
ये संस्था है। अब आप क्या चाहते हो कि इसमें 50-50 जब मुसलमान और हिंदू हो जाएंगे तब हो गए, तो जनता करेगी ना निर्धारण कि कौन आके संसद में किसका प्रतिनिधित्व रहेगा, कौन आएगा। ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, और कानून बनाएगी संसद ही। तो ये वाले डर को आप कैसे निकालोगे? ये सबसे बड़ा डर है कि उन्हें लगता है कि आप अपने दर। सही बात है, ये भी सोचिए कि उसमें प्रभाव किसका रहेगा, इम्पैक्ट किसका रहेगा। किसी धर्म विशेष के लोगों का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये डर हमेशा बना रहेगा कि यार ये कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए मामला। और फिर कहीं ना कहीं पे तो गोवा में लगा तो है आपको, ठीक है, लेकिन गोवा एक बहुत छोटा राज्य है, और वहाँ पे गोवा स्टेट जो है वहाँ पे कल्चर ही देखें तो पहले पुर्तगीज रहते थे, पुर्तगाली बस्ती होती थी। तो पुर्तगाली बस्ती के द्वारा जो कुछ भी किया गया उसमें बहुत सारे राइट्स हैं जो जिनको लेकर ये बहुत संकीर्ण स्तर पर लागू है, व्यापक स्तर पे जब आप इसको लागू करने को जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे गोवा में थोड़ा ना है कि भाई वहाँ पे तमिल संस्कृति भी है, वहाँ मलयालम संस्कृति भी है, वहाँ पे कन्नड़ संस्कृति भी है, वहाँ पे ये सारी संस्कृतियाँ लैंग्वेज के आधार पे भी है। उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे? ठीक है, तो गोवा को हम बस एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे कुछ मामलों में लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं पे गोवा को हम देश के स्तर पे इम्पोज नहीं कर सकते। जब देश के स्तर पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार जो है समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। हाँ सर, 1955 में सर जब ये हिंदू कोड बना था, तो सर विशेषकर हिंदू के लिए क्यों बनाया? अगर सर उसी वक्त सर सिविल संहिता कर दी जाती, सर इसको अगर यूपीएससी में ना डाला जाता, सर आज जो सर ये सारी परिस्थितियां निकल के ये थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो चीजें हुई हैं उस दौरान वही कानून मंत्री थे, बिल भी लाया गया, और इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, उनका भी बड़ा मन था कि हिंदू कोड बिल तो महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए था, मूल रूप से वुमेन्स राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए था, क्योंकि महिलाओं के पास ये राइट नहीं थे कि वो विवाह विच्छेद कर पाए या कुछ भी कर पाए, पहले नहीं था। हिंदू धर्म में इन सब चीज़ों को एक्सेप्टेंस नहीं थी। ये तो हिंदू कोड बिल के आने के बाद इतनी बड़ी लिबर्टी मिल गई, तब तो और बुरा हाल हो जाता। नवजात देश था, सांप्रदायिकता का स्वरूप अभी तुरंत उभरा था, भारत की हालत खराब हो जाती। विरोध अभी छोटे स्तर पे था, फिर बहुत बड़े स्तर पे हो जाता हो, फिर तो आप वही हो जाता ना, आग की गोली पे बैठ गए माहौल। देखा जाए तो सर हिंदू भी सर बहुसंख्यक थे और विरोध हुआ भी, बहुत विरोध हुआ। तो सर अगर उसी वक्त होता तो सर ये था कि जो आज के समय हम लोग झेल रहे हैं उस चीज को, तो सर आज से 50-60 साल पहले ही हो जाता। 50-60 साल पहले उस समय इतनी ज़्यादा स्थिति सही नहीं थी। जो आज आप भारत को देख रहे हो उस समय भारत ये नहीं था। कल्चर के रूप में भी बहुत डर का माहौल था। और सर मैंने ये देखा था कि शायद आप मुझे बताओ आज देश में डर का माहौल है कि नहीं है? सांस्कृतिक तौर पे आप देखें तो डर का माहौल, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर चले या कुछ भी है, लेकिन अभी भी धर्मों के बीच में एक गैप खत्म हो जाना चाहिए था, वो गैप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये चीज़ तो देखने को मिलती है, चाहे हिंदू मुस्लिम के बीच में हो, लेकिन अब ये जगह जगह पे वेरी करता है। मैं हर जगह की बात नहीं करता हूँ, जैसे हम जिस जगह से आते हैं उस जगह पे मुस्लिम कल्चर बहुत ज़्यादा है, हम गिने चुने वहाँ पे परिवार हैं जो कि हिंदू कल्चर के रहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं। हमें ये नहीं लगता कि नहीं, तो कोई ये कहे कि नहीं आप तो बहुत अल्पसंख्यक दर्जे पे नहीं आते हो ना, लेकिन जहाँ पे मुस्लिम वर्ग रह रहे हैं और मुस्लिम वर्ग परिवार कम है और कभी किसी तरीके की घटना घटती है, आपके यहाँ घटनाओं की बारंबारता रही है, चाहे 84-80 का दंगा रहा हो, चाहे 1993 का दंगा रहा हो, बीच बीच में जो है आतंकवादी हमले होते रहते हैं, पाकिस्तान के द्वारा जो हरकतें की जाती हैं, ये सब क्या है? कहीं न कहीं पे विश्वास को तोड़ने का काम करता है। विश्वास पहले बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जब तक विश्वास न बने तब तक आप जो है इसको छेड़िए ही। पहले कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के नागरिकों के प्रति, सरकार के प्रति। ये लगे कि हाँ सरकार हमारी ऐसी है जो भेदभाव नहीं करती है। अब जैसे नाम परिवर्तन अभी हो रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे ठीक है, आप अपने इतिहास को आप चाह रहे हैं कि इतिहास में पहले चीजें थी, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या एक कंपोजिट कल्चर के साथ है खिलाफ? कल के दिन सरकारें बदलेंगी, फिर उन्होंने नाम बदलना चालू किया तो ये तो यही करते रह जाएंगे हम लोग, इसका नाम वो, उसका नाम ये, उसका नाम ये, उसका नाम ये। टारगेटेड हम पर्टिकुलर एक धार्मिक नाम को कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं फिर राज्य सरकारों को भी चाहिए कि यदि ये चीजें करनी है, इसे स्थापित करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, तो कुछ समय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलो पहले कुछ लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले डालिए, हेडिंग डाल लीजिए एक समान नागरिक संहिता। पहले इसको सर पिछले दिन अनुच्छेद 35 तक बात 35, हाँ तो बस हो गया। आप नीति निषेध तत्व पढ़ लीजिएगा, क्या उसमें क्या पढ़ा हो, तो पूरे आर्टिकल मैंने पढ़ा दिए थे ना आपको। ठीक है, लिखिए एक समान नागरिक संहिता। पहले देखते हैं क्या है ये। लिखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। एक समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता देश में, समान नागरिक संहिता देश में, समान नागरिक संहिता में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है। समान नागरिक संहिता में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में, समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक तथा जमीन जायदाद के बंटवारे आदि में, शादी, तलाक तथा जमीन जायदाद के बंटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। अभी देश में जो स्थिति है, अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। संपत्ति, विवाह, तलाक के नियम, संपत्ति, विवाह, तलाक के नियम हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग अलग है। संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग अलग हैं। इस समय देश में कई धर्म के लोग, इस समय देश में कई धर्म के लोग
इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल कोड के अंतर्गत हिंदू, सिख और जैन आते हैं। जैन और बौद्ध आते हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। ठीक है, जैन आते हैं। संविधान निर्माण के बाद ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग उठती रही। समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग उठती रही, लेकिन जितनी बार उठी उतनी बार ही इसका विरोध भी हुआ। जितनी बार भी यह उठी उतनी बार ही इसका विरोध भी हुआ। समान नागरिक संहिता के हिमायती यह मानते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव करने की मनाही। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव करने की मनाही। और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार लोगों को दिया गया है। और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार लोगों को दिया गया है। का अधिकार लोगों को दिया गया है। लेकिन महिलाओं के मामले में इन अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है। चाहे वो 3 तलाक हो, मंदिर में प्रवेश को लेकर हो, चाहे वो 3 तलाक हो, मंदिर में प्रवेश को लेकर हो, शादी विवाह
शादी विवाह या महिलाओं की आजादी की बात हो, कई मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। भेदभाव किया जाता है। इससे ना केवल लैंगिक खतरा है, इससे ना केवल लैंगिक समानता को खतरा है, इससे ना केवल लैंगिक समानता को खतरा है, बल्कि सामाजिक समानता भी सवालों के घेरे में है। बल्कि सामाजिक समानता भी सवालों के घेरे में है। जाहिर है कि ये सारी प्रणालियां संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। सारी प्रणालियां संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। लिहाजा समान नागरिक संहिता, संविधान समान नागरिक संहिता के पक्षधर इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। समान नागरिक संहिता के पक्षधर इसे इसका उल्लंघन बता रहे हैं। इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, ये तो हो गया एक मामला। यदि आपसे पूछे है पक्ष में, इतने पॉइंट आप बता सकते हो। दूसरा पक्ष, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समाज एक समान नागरिक संहिता का व्यापक विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम समाज एक समान नागरिक संहिता का व्यापक विरोध कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा जाता है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिए सभी पर समान कानून थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। संविधान के साथ खिलवाड़ करना जैसे होगा। संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। मुस्लिमों के मुताबिक उनके निजी कानून उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित है। इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होगा। मुस्लिम विद्वानों के अनुसार शरिया कानून 1400 वर्ष पुराना है क्योंकि यह कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है। मुस्लिम विद्वानों के अनुसार
शरिया कानून 1400 वर्ष पुराना है। क्योंकि यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद की साहब की शिक्षाओं पर आधारित है। अभी आपने सीए का मामला था, उसी पे देखा किस तरीके से समाज पूरा रेडिकल हो गया, जबकि किसी की भी नागरिकता का अधिकार उसमें छीना नहीं जा रहा था, है ना। लेकिन फिर एनआरसी को लेकर के जो एक पूरी चिंता की बात आई कि एनआरसी में जिन लोगों के पास ये प्रमाणित नहीं कर पाते कि वो देश के नागरिक हैं, देश की नागरिकता से जुड़े हुए राइट उनको मिले, तो कहीं ना कहीं पे सीए और एनआरसी एक बड़ा विरोध का कारण बन गए और अभी भी वो असंतोष व्याप्त है समाज में। तो जब इस तरीके की चीजें आती हैं तो लगता है कि हाँ शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड भी क्यों विरोध नहीं होगा, लाने से पहले ही विरोध। ठीक है, आपको लगता है जैसे किसानों के बिल है, आप अपने हिसाब से आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बन के यदि आप बात करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत बढ़िया है, इससे क्या हो रहा है, हम तो आय दुगना करने के लिए कर रहे हैं सब कुछ, है ना। बढ़िया आएगा निजी, आप प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर आएगा आपके साथ बढ़िया लैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपको खूब पैसा दे के जाएगा, पैसा ही पैसा होगा आपके पास। कब तक करते रहोगे ऐसे? किसानों की बात नहीं समझ में आ रही, उनको लग रहा हमारी आजादी छीन रही है। और सही बात है, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट कोई और करेगा तो आप अपने हिसाब से कैसे चल पाओगे? सही बात है ना। मान लो कोई आपके साथ आए और आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भैया ऐसा ऐसा करोगे, ऐसा ऐसा नहीं करोगे, तो आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे ना। अब देखो कहीं ना कहीं पे हमारे यहाँ पे विवाह एक संस्कार है, ये इसलिए बोला जा रहा है बार बार, विवाह में हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट तब होता है कि भाई ठीक है कुछ शर्तों पे आधारित विवाह है, शर्तें पूरी हुई तो ठीक है, नहीं शर्तें पूरी हुई तो पैसा लो जाओ, यही है। मेहर की रकम चुकानी पड़ती है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, ये सत्य बात है। तो चलो तलाक का हिंदू कोड बिल में आ गया, हमारे यहाँ पे विवाह एक भावात्मक विषय है। जब भावनाएं मिलती हैं तब जाके विवाह में तब्दील होता है, थोपा नहीं जाता विवाह, ये थोप दिया गया, ठीक है। और किसी भी स्थिति परिस्थिति में भी आप जो है एक साथ रह सकते हैं, दुख में सुख में, हर स्थिति में, तब जाके 7 जन्मों का नाता बनता है। आप जो पढ़ाया जाता है ना, वो 7 फेरे होते हैं तो 7 वचन वो पंडित जी बताते हैं, ठीक है। तो वो जो 7 वचन है, जब आप उन्हें गंभीरता से सुनेंगे तो आप समझेंगे कि उसमें कितना वुमन एम्पावरमेंट है ना, हर चीज है वहां पे। लेकिन अब वो है कि अमल में कितनी लाई जाती है। हमारा ये संस्कार महिलाओं के अधिकार को, महिला को घर पे हर चीज पे सर्वोपरि रखने का प्रयास करता है, और महिला को भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस देता है कि आपकी भी मर्यादा है, पुरुष को रिस्ट्रिक्शंस देता है कि आपकी भी कुछ मर्यादा है, ठीक है। सभी मर्यादाओं को लेकर के वो पूरा का पूरा बनाया जाता है। लेकिन फिर वही है, सोसाइटी में हर तरीके के लोग हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे लिखे कहाँ पे हैं हम लोग? हाँ, शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय है, यह उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता यह भी है कि 7 दशक पहले जो धार्मिक आजादी उन्हें मिली है, उसे धीरे धीरे छीनने की कोशिश की जा रही है, उन्हें धीरे धीरे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो देखो, एक अल्पसंख्यक होने के नाते ये डर तो बना ही रहता है किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में। अभी देखिए, चाहे सिख धर्म, हिंदू धर्म के अंदर निश्चित तौर पे हम मान के चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखिए छोटे छोटे मुद्दों पे, छोटी छोटी बातों को लेकर के घटनाएं घटी हैं, और अभी भी किसान जो है बैठे हुए हैं, इगोइस्टिक हो चुके हैं, है ना। तो अल्पसंख्यक होने के नाते, और जब धर्म के साथ ऐसा लगे कि कुछ चीजें हो रही हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, 1985 में साहेबानो केस, 1985 में साहेबानो केस, ये केस मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, राजीव गांधी सर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 1985 में साहेबानो केस और 1995 में सरला मुगदल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी की गई।
साथ ही 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद एक समान नागरिक संहिता के मुद्दे को हवा मिली। लेकिन सवाल है कि एक समान नागरिक संहिता के मसले पर अब तक कोई ठोस पहल क्यों नहीं हो पाई? जिसके मुख्य कारण निम्नवत है। आज तक क्यों नहीं बन पाया यूनिफॉर्म सिविल कोड? पहला कारण लिखिए, भारत एक बहुल संस्कृति वाला देश है। यदि एक ही संस्कृति होती तो बहुत टाइम नहीं लगता, जरूरत भी शायद नहीं पड़ती इसकी। भारत एक बहुल संस्कृति वाला देश है, ठीक है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। दूसरा, कोई एक धर्म को आप मनाओगे दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को मनाओगे तीसरा रूठेगा, है ना। तो कितनों को मनाओगे? कौन अपने कल्चर और कोई ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा जब ये ड्राफ्ट क्रिएट होगा। सर अभी आपको पता है कि 7 जन्मों का जो सर संबंध, तो सर उसके पीछे सर महिलाओं का शोषण भी तो बहुत होता है, वो भी तो देखो। हाँ बिल्कुल है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पैट्रियार्की ने ऐसा बनाया है, और ये पैट्रियार्की ने खुद बनाया है। हमारे यहाँ पे बहु विवाह नहीं हो सकते। हिंदू धर्म में एक ही व्यक्ति आप कभी भी दूसरा विवाह नहीं कर सकते। अभी देखो मेरे सामने एक केस आया, और केस दरअसल स्टूडेंट ही थे। वो हुआ क्या उनके साथ, क्या बताऊँ उस चीज़ को। मतलब कई बार मुझे लगता है कि उन्होंने विवाह किया कोर्ट मैरिज समझते हैं, ठीक है। यदि आप बालिग हैं तो आप कोर्ट के सामने जा सकते हैं और विवाह कर सकते हैं। विवाह किया कोर्ट मैरिज। पहले मैं मना कर रहा था नहीं करना है, परिवार की सहमति अनिवार्य है। बिना परिवार की राजी होने के आप मत करिए। कई बार होता है इमोशंस में आके हम ये काम करते हैं। ये जो आज के टाइम पे हो रहा है ना, बहुत गलत है। मैं तो इसको गलत ही मानता हूँ। हमेशा प्राथमिकता आप अपने माता पिता को दीजिए। आपके जीवन में उनका सबसे अहम रोल है। आप 18 साल के हो गए, थोड़ा पढ़ लिख गए, भावनाओं में बह गए, होता कुछ नहीं है। टेस्टोस्टेरोन है पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन। जब ये हावी होते हैं तो इसके बाद फिर कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ये होना चाहिए कि आपको अपनी फैमिली को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। परिवार आपका जो कहे, परिवार की हाँ और ना को सम्मान देना चाहिए। लेकिन मैंने भी उन्हें खूब समझाया, मान जाओ नहीं करना है, परिवार से पूछ लो। कम से कम एक परिवार को डिस्कस तो करो यदि विवाह करने जैसे एक कठोर निर्णय ले रहे हो। अब उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने इमोशन में आके कर दिया। इमोशन में आके करने के बाद कई बार होता है वो समझ में नहीं आता। उस समय ऐसा दिमाग में बुखार चढ़ा होता है, उतरता ही नहीं है, चाहे जो उतारे कोई नहीं, किसी की बात सबकी बात बुरी लगती है। तो इसके बाद उन्होंने विवाह किया। लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। मेरा मानना ये है कि लड़कों से ज़्यादा जो लड़कियाँ होती हैं अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये मुझे सत्य लगता है। पैट्रियार्की जरूर है, पैट्रियार्की इसके पीछे एक रीज़न है। लड़की ज़्यादा इमोशनल होती है, अपनी फैमिली को कभी भी धोखा नहीं दे सकती। लड़के दे सकते हैं, ये मेरा मानना है। तभी आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे। घर में माता पिता की जो स्थिति होती है, शादी के होने के बाद लड़की अपने ससुराल, अपने मायके को नहीं छोड़ती है, लेकिन लड़का ससुराल छोड़ देता है। माता पिता को घर से निकाल देगा, अलग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन लड़की नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने क्या किया, लड़की ने अपने माता पिता को बता दिया होगा कि भाई हमने शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज हो गई। तो माता जी दिमागी होती हैं, पिताजी तो कुछ नहीं होते, क्रोधी होते हैं और ज़्यादा दिमाग नहीं होता। दिमाग होता है घर में माँ के पास। माँ ने कहा कि बेटा, वो इमोशनल कार्ड फेंकती है ना, ट्रम्प कार्ड, उसके बाद तुरुप का पत्ता इमोशन, थोड़ा सा तो उसने रोया गाया, बोला कोई नहीं बेटा, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, कर लिया। और करने के बाद जो है पिताजी का क्या काम कुछ नहीं होता, वो बस कमरे में इधर से भागेंगे उधर से भागेंगे। उनको लगता बस अभी खा जाऊंगा, कोई मिल जाए मेरे सामने आ जाओ। वही
पितृसत्तात्मक था, माता जी के 2 कंटाप में सही हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ऐसे बिल्कुल ऐसे पागल हो जाएंगे। माता जी ने दिमाग खेला, उन्होंने बुला लिया बच्चे को, बुलाने के बाद उसको बंद कर दिया। ठीक है। और कहानी ये हुई कि ये जो बच्चा था जिसने शादी की थी, ये रह गया अकेला। ठीक है। अब उन्होंने कहा हम नहीं मानते, कहाँ कौन शादी क्या कुछ सोसाइटी नहीं मानती ना इस तरीके से। सोसाइटी में तो ऐसा कि एक गांव के आप हो तो आप विवाह नहीं कर सकते। ठीक है। बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिज, आप सेम कास्ट के सेम गांव में शादी नहीं होती है। तो ये रिचुअल्स हमें मानने पड़ते हैं, इनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब चीजें वही हुई, अंततोगत्वा वो आके फंस गए कि उस बच्ची की शादी किसी और के साथ हो रही थी। लेकिन अब देखो यहाँ पे गड़बड़ कितनी बड़ी हो गई। ये जो था, अब इसने कहा सर मुझे फॉर्म भरना है यूपीएससी का। मैंने कहा भर लो भाई, ये बच्चा था। तो फॉर्म भरने में बोला मैं अपने को मैरिज डालूं कि अनमैरिज डालूं। अब वो उधर शादी कर रही है, वो बच्ची का कहीं और शादी घर वाले करा रहे हैं, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। आगे तो अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। वो किसी के साथ शादी कर रही है, कल के दिन पता चलेगा दुर्व्यवहार विवाह कर नहीं सकते, अपराध हो जाएगा। तो बोला सर आप कुछ करो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, पहले बता रहा था नहीं करना है सब चीजें। घर वालों से एक बार बात कर लो, फिर चीजें हो जाए ज्यादा अच्छी है। अभी तुमने किया, तुम्हारा रहता है, अपना साफ करो, अपना अपना करेंगे। फिर मैंने बस इतना मैसेज उनकी फैमिली को दिलाया कि देखो ये गलत है, आप एक बार या तो तलाक की प्रक्रिया कराओ, डाइवोर्स दिलाओ, डाइवोर्स देने के बाद फिर वो कहीं शादी करे, ये कहीं शादी है, फंस गया। फिर इनको फॉर्म भरवाते समय मैरिज सेलेक्ट करवाया। मैंने कहा शादीशुदा हो तो छुपाओ मत, क्यों छुपा रहे हो, खुलेगा कल के दिन फिर दिक्कत होती है। हर चीज में स्टेटस आपका, कोई भी जॉब में आपके यहाँ आ जाए, कुछ आ जाए। उस बच्चे ने दिया, एग्जाम दिया भी, पीटी क्वालिफाई हो गया, देखो क्या होता है। फ्रस्ट्रेट बहुत रहा, परेशान बहुत रहा, लेकिन फाइनली हिंदू धर्म में ये है कि आप 10 शादियां नहीं कर सकते, एक शादी का कॉन्सेप्ट है। सर हिंदू धर्म शादी कर लिए, जब लाते ही नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन सर इस्लाम में कम से कम अगर तलाक के कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि हम नहीं लाएंगे। सर इसमें एक बार शादी की 4 बार, सर अगर स्थिति गांव में सर अभी है, तो शादी कर लिए 2-3 साल रही, सर छोड़ दिया, वो मायके में है, ला ही नहीं रहे उनको, वो बनता नहीं है आपस में सारी चीजें हैं। यदि ऐसा देखो हिंदू धर्म में भी बहुत कठिन है मामला। एक बार दहेज प्रथा का केस लड़की ने लगा दिया ना, फिर नानी की छठी का दूध भी याद आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है। बट ये है कि हाँ, परिवार गांव में क्या होता है, लोग बदनामी से डरते हैं। लोगों को लगता है कि चीज़ें बिगड़े ना, रिश्तेदारियाँ बिगड़े ना, संभाल के चलना पड़ता है। अभी एक केस और आया था मेरे सामने, उसमें क्या था कि लड़की को ट्यूमर हो गया, शादी हुई और लड़की को हो गया ट्यूमर। ठीक है, अब किसको पता होता है कि आपको क्या है? शादी के 3 महीने के अंदर उसको पता चलेगा कि उसको ट्यूमर है, आंखों में थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लगा, ब्रेन में इशू था। तो फिर लड़की का मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में यहाँ पे इलाज कराया गया, पैसा बहुत लग गया, 3-3.5 लाख। लड़की पक्ष वाले इतने मजबूत नहीं थे कि वो पैसे लगा पाते। लड़के वालों ने पैसे लगाया, बट उनको लगा हमारे साथ धोखा हुआ है, और धोखा होने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, लड़की को फाइनली छोड़ दिया। ठीक है, लड़की को फाइनली छोड़ने का मतलब ये है कि भैया अब अपना इलाज कराओ, अब हम कोर्ट में जाके मिलेंगे। मुझसे सलाह ली गई, बोला सर अब क्या किया जाए इसको लेकर के, मामला ऐसा है। मैंने कहा देखिए काम करो, पहले एक चीज कंफर्म कर लो कि क्या आप ये रिलेशन चाहते हो। यदि आप ये रिलेशन चाहते हो तो बचो इन सब चीजों से, निगेटिविटी से बचो। कई बार होता है तुरंत हम निगेटिव आ जाते हैं, रिश्तेदारियों में हर जगह पे बात चलने लग जाती है, तो निगेटिविटी से बचो। यदि आप चाहते हो कि आपकी बच्ची उसी घर में जाए दोबारा, तो आपको थोड़ा सा निगेटिविटी से बचना चाहिए। ठीक है, और जब इस पे प्रयास किया गया, आज जाके ये कंडीशन है कि उस बच्चे की बाद में रेडियोलॉजी हुई, सब कुछ हुआ, कैंसर, कई बार होता है ना ट्यूमर आपका कैंसर सेल पे भी चेंज हो गया तो दिक्कत होती है, तो कई बाल वाल चले गए, बहुत सारी दिक्कतें आई। जब आप इस तरीके के इशू आते हैं, फिर अब जाके दोनों एक साथ, तो कंडीशन क्या होती है ना, कई बार रिश्ते बचाने पड़ जाते हैं आपको। गाँव और शहरों में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ऐसे नहीं होता कि एक झटके में रिश्ते आपने तोड़ दिए। चैलेंजेस आएंगे, कॉन्फिडेंस का वही है, विश्वास बहाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। रिश्ते का मतलब एक ट्रस्ट ही तो है, और क्या है। उस ट्रस्ट को आप कब तक कितना लेकर के चलते हो, यही इंपॉर्टेंस होता है चीजों को लेकर। तो हिंदू धर्म में आपको लगता है कि चीजें जैसी भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। आप डेडिकेटेड हो 1% के लिए। ठीक है, इस्लाम में जो भी है वो इस्लाम की मान्यताओं के हिसाब से है, उसको भी हम चैलेंज नहीं कर सकते, उस कल्चर को भी आपको एक्सेप्ट करना है। लेकिन मेन अनजस्टिस नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ।
ठीक है, महिलाओं के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर अभी डिस्कस हो रहा है। मंदिर में प्रवेश का मामला, ये आप समझिए कितना बड़ा मामला हो सकता है। ठीक है, मस्जिदों में भी महिलाओं का प्रवेश नहीं होता है, कितना बड़ा मामला है, नहीं है। लेकिन इनके पीछे लॉजिक्स हैं, सबने लॉजिक दे रखे हैं। मंदिर ने अपने लॉजिक देख रहे हैं, मस्जिदों ने अपने लॉजिक दे रखे हैं। ठीक है, या फिर अन्य बहुत सारे मामले हैं, चाहे वो हलाला का मामला हो या वो खतना का, बहुत सारे मामले हैं। तो इन सब मामलात को हमें एक बार समझना पड़ेगा सामाजिक ढर्रे पे, और ये कौन समझेगा, उसी समाज को समझना पड़ेगा। जैसे सती प्रथा को राजा राममोहन राय ने समझा, और फिर उस समाज को उन्होंने कॉन्फिडेंस पे लिया। विधवा पुनर्विवाह को ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समझा, फिर समाज को उन्होंने कॉन्फिडेंस पे लिया। शिशु वध, बाल वध, इनको क्या हुआ, समाज ने समझा और फिर उसको कॉन्सेप्ट में लिया। जब हम ये करते हैं तब जाके सामाजिक समस्या का समाधान होता है। ठीक है, सामाजिक समस्या बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें लगता नहीं है कि इतना आसान है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे हैं? हाँ, यहाँ पे लिख रहे थे। ठीक है, कारण हम लोग लिख रहे थे कि क्या क्या दिक्कत है। तो भारत एक बहुल संस्कृति वाला देश है, इसलिए एक समान नागरिक संहिता एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा कारण लिखे, हिंदू धर्म में विवाह को जहां एक संस्कार माना जाता है, वहीं इस्लाम में इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझौता है, संविदा, कुछ भी। संस्कार मतलब जीवन का अभिन्न हिस्सा है आपका, ये है ना। 16 संस्कार जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। संस्कार जो होता है ना, संस्कार एक स्थायी चीज होती है। हिंदू धर्म में विवाह को जहां एक संस्कार माना जाता है, वह इस्लाम में। लेकिन मेरा मानना, अब जैसे हिंदू कोड बिल क्यों आए, संस्कार ठीक है, लेकिन आप ढोते रहो रिश्तों को। पता चला आपस में बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर आप ढोते रहो, तो ढोना फिर ठीक नहीं है, फिर आप अलग अलग ही हो जाओ तो ज्यादा बेहतर है। वही चीज को कह रहा हूँ कि सर शादी करने के बाद छोड़ देते हैं, अब सर वो दो रहना, वो अपना दूसरी शादी। हाँ, तो फिर बिल्कुल इसके तलाक इसीलिए तो बना है। इसीलिए सर तलाक। हाँ, इसीलिए बना है, बिल्कुल सही बात है आप। ठीक है, गलत है, अपराध है, सीधा जेल, कुछ नहीं हो सकता उसके लिए। यदि ऐसा कोई केस निकलता है, चलो पुलिस सूचित करो, 2 मिनट में अंदर बाहर, कोई नहीं जी सकता अपनी ये जिंदगी, है ना। तो तलाक देना पड़ेगा भाई। एक पत्नी खत्म हो गई मान लीजिए किसी की, ठीक है, तो फिर मामला तो बनता है, दूसरा विवाह हो जाता, फिर तलाक की जरूरत नहीं है। पति खत्म हो गया, पत्नी शादी कर सकती हो, महिला शादी कर सकती है किसी और, ये तलाक की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आपकी एक बीवी है और आप दूसरी शादी कर रखे हैं, तो फिर आप गए, कानून की नजरों में आप अपराधी। शिक्षित नहीं है, तो इसीलिए तो बहुत सारे एनजीओ हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। यही तो फिर ये मतलब, यदि पुलिस तो सब जगह है, सूचना दे दीजिए, इतनी बताना कौन कौन से बड़ा चीज, सूची दे के FIR कराइए, सारा अंदर वो निकल जाएगा। है पॉसिबल नहीं है, ऐसा यदि कोई करता है तो गलत, हिंदू धर्म में है। ठीक है, और यदि कोई है, आपको लगता है कोई पीड़ित है इस तरीके से, इस्लाम में भी है कि मतलब जैसे ये सानिया मिर्जा वाला बात था, शोएब मलिक ने क्या किया था, एक पूरा मामला निकल के आया था। शोएब मलिक की हैदराबाद में कोई लड़की थी, उससे निकाह हो चुका था, उसने ये क्लेम किया था कि मेरे साथ निकाह हो चुका है और ये सानिया मिर्जा से शादी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पॉसिबल है एक साथ 4 विवाह आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। नेक्स्ट कहाँ पे है? हाँ, इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। साथ ही ईसाइयों और पारसियों के रीति रिवाज भी अलग अलग हैं। साथ ही ईसाइयों और पारसियों के रीति रिवाज भी अलग अलग हैं। लिहाजा व्यापक सांस्कृतिक विविधता के कारण सांस्कृतिक विविधता के कारण निजी मामलों में
एक समान राय बनाना व्यवहारिक रूप से बेहद मुश्किल है। दूसरी समस्या है अल्पसंख्यक विशेषकर। दूसरी समस्या है अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी या मुसलमानों की एक बड़ी आबादी। दूसरी समस्या है अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी समान नागरिक संहिता को उनकी धार्मिक आजादी का उल्लंघन मानती है। उनकी धार्मिक आजादी का उल्लंघन मानती है। जाहिर है कि एक बड़ी आबादी की मांग को नकार कर कोई कानून अमल में नहीं लाया जा सकता है। कोई कानून अमल में नहीं लाया जा सकता है। तीसरी समस्या यह है कि अगर समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला ले भी लिया जाता है तो तीसरी समस्या यह है कि अगर समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला ले लिया जाता है तो इसे समग्र रूप देना कतई आसान नहीं होगा। तो इसे समग्र रूप देना कतई आसान नहीं होगा। इसलिए कोर्ट को निजी मामलों से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। इसलिए कोर्ट को निजी मामलों से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। विवाह, तलाक, पुनर्विवाह आदि जैसे मसलों पर किसी मजहब की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना विवाह, तलाक, पुनर्विवाह आदि जैसे मसलों पर किसी मजहब की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना कानून बनाना आसान नहीं होगा। ठीक है, आसान नहीं होगा। सिर्फ सरिया कानून 1937 ही नहीं बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, सरिया कानून 1937, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 में भी सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता है। 1936 में
1936। मौजूदा वक्त में गोवा अकेला राज्य है, मौजूदा वक्त में गोवा सिर्फ अकेला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक समान नागरिक संहिता लागू है। मौजूदा वक्त में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, तो एक तरीके से समझिए कि ऐसा भी किया जा सकता है कि राज्यों को ये कह दिया जाए कि राज्य अपने स्तर पर लागू करा दें। राज्य में यदि एक राज्य लागू करा के उसे प्रयास कर रहा है, चला रहा है, तो दूसरे राज्य भी लगा सकते हैं। या तो सेंटर सभी के लिए एक बना दे और ये बोल दे कि राज्य अपने अपने राज्य के हिसाब से बना दे, कुछ गाइडलाइन निर्धारित कर दे। ठीक है, तो राज्य अपने अपने यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर ले, एक समान नागरिक संहिता को स्वीकार कर ले, या उसे अपने आप विधानसभा से भी पारित करा दें कि ये पारित हो गया और ये लागू होगा। लेकिन मुद्दा वही है, वोट बैंक की राजनीति सबसे बड़ा पॉलिटिकल विल पावर। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए। इसके लिए काफी प्रयास तो किए गए, उसी के आगे लिखिए, इसके लिए काफी प्रयास तो किए गए। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि दूसरे राज्यों में भी अगर कोशिश की जाती है तो इसे लागू करना मुमकिन हो सकता है। दूसरी ओर वोट बैंक की राजनीति भी इस मुद्दे पर संजीदगी से पहल न होने की बड़ी वजह मानती है। एक तरफ समान नागरिक संहिता को कई पार्टियां अपना एजेंडा बताती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी सरकार की राजनीति, अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार की राजनीति का दुष्प्रचार किया जाता है। तो राजनीतिक पार्टियां अपना खेल खेल रही हैं। दुष्प्रचार किया जाता है। ठीक है, और 1948 में हिंदू कोड बिल आया था, और हिंदू कोड बिल आने के बाद देश भर में इसका जबरदस्त विरोध भी हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा कानून मंत्री से इसी बिल के कारण से। ठीक है, उन्होंने दबाव में आकर के फिर छोड़ दिया। ठीक है, तो कोई भी राजनीतिक दल जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि एक बार यदि ये कार्य किया हमने तो शायद हमारा वोट बैंक ना खत्म हो जाए, हमारा पॉलिटिकल पता चला कि राजनीतिक तौर पे हमारा जो है प्रभाव ही खत्म हो गया, तो ऐसा ना हो जाएगा। ठीक है, वेटिंग डालिए आगे की राह, आगे क्या हो सकता है। तरीके से लागू कर दिया था, जैसे कि जितने भी मैरिज हैं वो सभी को एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए कि जितनी भी शादियां वो सबको रजिस्ट्रीकृत कराई जाए। सभी शादियां रजिस्टर्ड तो होती हैं? नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं होंगी। मैरिज है, कल के दिन गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा, आपसे मांगेंगे सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट लाइए। गवर्नमेंट जॉब में हाँ, तो बिल्कुल कल के दिन आपको कहीं भी लाभ, रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई लाभ लेना हो, कोई बच्चा ही है छोटा सा पैदा हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट लगता है,
तो जब लाभ लेने के लिए आप आओगे तो सर्टिफिकेट तो आपको लेना ही पड़ेगा, रजिस्टर्ड तो कराना ही पड़ेगा ना। वैसे ही विवाह के लिए भी है। कल के दिन आपका कुछ भी होता है, मान लीजिए कि आपने बीमा ही खुलवाया, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ना भाई मैरिज सर्टिफिकेट लाइए, क्योंकि आप अपने नॉमिनी किसे बना रहे हैं। ठीक है, तो मैरिज सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट। अब तो सब रजिस्टर्ड है, सब सरकार के पास हर चीज का है। आपको लगता है केवल कोर्ट मैरिज ही रजिस्टर्ड होती है, बाकी मैरिज रजिस्टर्ड ही नहीं होती है। तो फिर तलाक जब लेने जाओगे तो किस आधार पे जाओगे? यही तो, उसके लिए तो आपके पास होगा ना कि भाई आपने शादी की थी, शादी की तस्वीरें भी होंगी, कुछ साक्ष्य होंगे, प्रमाण होगा, सब कुछ तो होगा। या आप किसी से भी कह दो कि हाँ मैंने इससे शादी की थी, यह आधार नहीं हो सकता ना, रजिस्टर्ड होती है। रजिस्ट्रिकृत इसका वो नहीं है उपाय, बल्कि ये है कि पहले तो ये छूट देना कि जो विवाह की पद्धति होगी आपकी अपनी अपनी हो सकती है, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। नहीं तो विवाह तो हिंदू धर्म के अंदर 500 प्रकार के हर जाति का अपना अपना कस्टम है, उसको नहीं छेड़ना होगा आपको। यदि उसको छेड़ोगे तो फिर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन मानेगा बताओ? आप पूरा अपना तरीका ही बदल दोगे विवाह करने का, है ना। तो बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करते हैं इसको। अब आगे की राह लिखिए, सबसे पहले क्या क्या चीजें आपको इस पे डिस्कस करना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट है इसमें। पहला है, लिखिए, भारत का संविधान विधि के शासन की स्थापना की वकालत करता है। आर्टिकल 14, भारत का संविधान विधि के शासन की स्थापना का वकालत करता है। ऐसे में आपराधिक मामले में भी, ऐसे में आपराधिक मामलों में भी जब सभी समुदाय के लिए एक कानून का पालन होता है, आप भारतीय दंड संहिता का सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे में आपराधिक मामलों में जब सभी समुदाय के लिए एक कानून का पालन होता है, तो सिविल मामलों में अलग अलग कानून क्यों? तो सिविल मामलों में अलग अलग कानून क्यों? तो आपराधिक मामलों में तो सबका एक ही है, पर सिविल मामलों में अलग अलग क्यों? एक क्वेश्चन मार्क ये बना सकते हो। दूसरा, हमें यह भी समझना होगा कि निजी कानूनों में सुधार के अभाव में, हमें यह भी समझना होगा कि निजी कानूनों में सुधार के अभाव में ना तो महिलाओं की हालत बेहतर हो पा रही है, हमें यह भी समझना होगा कि निजी कानूनों के निजी कानूनों में सुधार के अभाव में ना तो महिलाओं की हालत बेहतर हो पा रही है, और ना ही उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल पा रहा है, और ना तो उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल पा रहा है, जीवन जीने का अवसर मिल पा रहा है। दरअसल सबसे बड़ी आबादी तो उन मुस्लिम महिलाओं को मिल सकेगी, दरअसल सबसे बड़ी आजादी तो उन मुस्लिम महिलाओं को मिल सकेगी जो बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं का विरोध करती हैं। मुस्लिम धर्म में जो बहुविवाह की प्रथा है, ये भी देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण के विरुद्ध है। एक पुरुष 4-4 महिलाओं से यदि विवाह करता है तो निश्चित तौर पे महिलाओं का ये भी शोषण के अंतर्गत ही आता है। दरअसल हलाला एक प्रथा है, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगा इसको लेकर के जो भी चीजें हैं हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। दरअसल सबसे बड़ी आजादी तो उन मुस्लिम महिलाओं को मिल सकेगी जो बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं का विरोध करती हैं। का विरोध करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट आगे। इससे न केवल समानता जैसे संवैधानिक अधिकार को अमली जामा पहनाया जा सकेगा, देखो हलाला की प्रक्रिया थोड़ा सा मतलब आप मुझे नहीं समझ आता, इसके पीछे भी बहुत सारे तर्क हैं। जब एक बार तलाक हो जाता है मुस्लिम धर्म में, तलाक होने के बाद फिर आप उस महिला के साथ दोबारा, मतलब मान लीजिए तलाक हो गया, ठीक है, तलाक होने के बाद आपको लगता है कि फिर से हम आपस में फिर जुड़ जाएं, फिर से विवाह कर लें आगे, तो इसके लिए बीच में एक प्रक्रिया बनाई गई हलाला, इससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि या तो तलाक को रोकने के लिए प्रक्रिया बनाई गई ताकि लोग तलाक करने से डरें, ठीक है। ये एक तरीके से महिला को, यदि पुरुष ने महिला को तलाक दे दिया है, ठीक है, तलाक के बाद पुनः उसी महिला से विवाह करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को दूसरे पुरुष से शादी करनी पड़ेगी या उससे शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा और इसके बाद फिर उससे विवाह पुनः करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कोई पुरुष है, ए कोई पुरुष है, बी कोई महिला है, तो उसको क्या है, दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन ए चाहता है कि बी से फिर से उसका विवाह हो जाएगा, तो क्या होगा, उसको सी के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, बी को, उस महिला को किसी पर पुरुष के साथ संबंध बनाना पड़ेगा और फिर इसके बाद विवाह। तो ये एक तरीके से अपने आप में देखा जाए तो बहुत अनजस्टिफाइड है ना। महिलाएं निश्चित तौर पे इसका विरोध करती हैं, लेकिन अब ये एक प्रक्रिया है, या तो एक डर की प्रक्रिया या कुछ भी प्रक्रिया, लेकिन है। कोई पति चाहेगा, हमारी तो पति नहीं चाहेगा, इसलिए तलाक मत दो, पहले ही एक डर बना दिया गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर तलाक दे दिए तो फिर ऐसे एक डर बना दी गई कि फिर उसी महिला के साथ विवाह नहीं करना है। ये भी दोनों चीजें मान लो, दोनों में से कुछ भी, लेकिन शोषण किसका हो रहा है, महिला का हो रहा है, महिला का हो रहा है बस। तो इसका बहुत लंबा विरोध काफी लंबे समय से, ठीक है। अभी हलाला को लेकर लगातार मुद्दा उठता है कि क्यों है, इस प्रथा का क्या मतलब है, क्यों होना चाहिए प्रथा, क्योंकि अल्टीमेट ये महिला के खिलाफ है, ठीक है, पुरुष की। हाँ, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, शरीयत पे है, उसके तहत लीगल है, शरीयत के तहत लीगल है। हाँ लीगल है, ठीक है। इस पे है भी शायद एक आध बताते हैं शरीयत में क्या लिखा हुआ है। शरीयत 1937 वाली चल रही है, इसमें लिखा हुआ है, और जब तुम अपनी पत्नियों को तलाक देते हो और उन्होंने इद्दाह पूरा कर लिया हो और अपने पतियों से विवाह करने से मत रोको, यदि वे दोनों पति पत्नी वैध तरीके से विवाह करने का निर्णय लेते हैं। इस कानून से वह अल्लाह उनको राह दिखाता है जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, और इसके बाद तुम्हारे लिए अलग पवित्र है और तुम्हारा ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुम अज्ञानी हो। तो ये कुरान में भी कई जगह पे मेंशन है चीज़ें, तो इसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। चलो विवाहित पुरुष से संबंध बनाएंगे, फिर आप विवाह कोई भी हो, संबंध बनाने पड़ेंगे दूसरे पुरुष से, फिर इसके बाद आप विवाह कर सकते हो। तो एक दर्दनाक तो है, इमोशनली दर्दनाक हर चीज़, ठीक है, इसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता इसको, लेकिन ये ऐसा बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहाँ पे हम, इससे ना केवल संविधान के समानता, हाँ, इससे ना केवल समानता जैसे संवैधानिक अधिकार को अमली जामा पहनाया जा सकेगा, बल्कि समाज सुधार जैसी पहले भी कामयाब हो सकेंगी। समाज सुधार जैसी पहले भी कामयाब हो सकेंगी।
देखें। समझना होगा कि जब हर भारतीय पर एक कानून, समझना होगा कि जब हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होगा, एक समान कानून लागू होगा, तो देश के सियासी दल वोट बैंक वाली सियासत भी नहीं कर सकेंगे। ये भी बात सही है, जब एक समान कानून लागू हो जाएगा तो ये राजनीतिक वाला तो मामला सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी सियासत नहीं कर सकेंगे और भावनाओं को भड़काकर लोकतंत्र सशक्त होगा यदि एक समान नागरिक संहिता लागू होती है तो। नहीं कर सकेंगे और भावनाओं को भड़काकर वोट मांगने की सियासत पर भी लगाम लग सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ विधि आयोग विधि आयोग की सलाह और अल्पसंख्यकों की चिंता पर भी हमें गौर करना होगा। विधि आयोग की सलाह और अल्पसंख्यकों की चिंता पर भी हमें गौर करना होगा। जब संविधान में जिक्र होने के बावजूद भी विधि आयोग जैसी संस्था समान नागरिक संहिता को जरूरी नहीं मानती। विधि आयोग का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं इस दौरान, क्योंकि देश की विविधता महफूज नहीं रह पाएगी। देश की विविधता को महफूज करना जरूरी है ना। इसको लेकर के जो विधि आयोग की चिंता है भी देखेंगे। विधि आयोग जैसी संस्था समान नागरिक संहिता को जरूरी नहीं मानती। यकीनन इसमें देश की विविधता को महफूज करने की नीयत है। महफूज करने की नीयत है। आयोग ने अगर समान नागरिक संहिता लाने से पहले निजी कानूनों में सुधार की बात कही है, आयोग ने अगर समान नागरिक संहिता लाने से पहले निजी कानूनों में सुधार की बात कही है, तो यकीनन आयोग चाहता है कि कड़ी दर कड़ी कानून बनाकर सुधार की ओर आगे बढ़ा जाए। कड़ी दर कड़ी कानून बनाकर सुधार की ओर आगे बढ़ा जाए। समझना होगा कि मुस्लिमों के पर्सनल लॉ का 1400 साल पुराना होने का अर्थ है आस्था का लंबा इतिहास। समझना होगा कि मुस्लिमों के पर्सनल लॉ का 1400 साल पुराना होने का अर्थ होगा मुस्लिमों का लंबा इतिहास, आस्था का लंबा इतिहास। 1400 साल पुराने होने का अर्थ होगा आस्था का लंबा इतिहास। जाहिर है कि इसे एक झटके में समान नागरिक संहिता लागू कर खत्म नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि इसे एक झटके में समान नागरिक संहिता लागू कर खत्म नहीं किया जा सकता। अमूमन भारत के सभी निजी कानून आस्था पर आधारित हैं। अमूमन भारत के सभी निजी कानून आस्था पर आधारित हैं और उनमें सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक
जब तक तब्दीली की आवाज धर्म विशेष के अंदर से नहीं आ जाती, जब तक तब्दीली की आवाज धर्म विशेष के अंदर से नहीं आ जाती, यानी कि ये कौन करना चाहिए, ये अंदर से ही डिस्कस हो। उस धर्म के ठेकेदार ही ये कहें कि भाई इस चीज को अब सुधार किया। जैसे कि सती प्रथा किसने समाप्त किया? ये राजा राम मोहन राय उसी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्होंने इसके उन्मूलन कराने में कामयाब इसलिए हो पाए क्योंकि उन्होंने धर्म के भीतर की कुरीतियों की फिक्र थी। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। और धर्म के जितने भी रहनुमा बने हुए हैं उन्हें ही पहल करने की जरूरत है। उन्हें समझना होगा कि भारत जैसे देश में संस्कृति की बहुलता होने के कारण से केवल निजी कानूनों में रहन सहन नहीं, लेकिन खान पान में भी तो विविधता देखने को मिलती है ना। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम शाकाहारी खाएंगे तो मांसाहारी ही खाओगे, सब खाते हैं। कोई कुछ भी खा सकता है, उसको लेकर तो इतने रिजिडनेस नहीं है, बोलचाल को लेकर इतनी रिजिडनेस नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखने को तैयार हो, लेकिन ये जो कस्टम्स बने हुए हैं इनमें क्यों इतनी बड़ी ज्यादा दिक्कत है, जो कि गलत है। उनको सुधार लिए जाए, बस खत्म बात। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए। लिहाजा धर्म के रहनुमाओं को ईमानदारी से पहल करने की जरूरत है। लिहाजा धर्म के रहनुमाओं को ईमानदारी से पहल करने की जरूरत है। हमें भी यह समझना होगा कि भारत जैसे देश में, लास्ट लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू बोर्ड में आपको इसको बहुत ध्यान में रखना है। हाँ, रहनुमा ठेकेदार, रहनुमा बोलते हैं। हाँ, धर्म के रहनुमाओं को ईमानदारी से पहल करने की जरूरत है। हमें भी यह समझना होगा कि भारत जैसे देश में संस्कृति की बहुलता होने से, भारत जैसे देश में संस्कृति की बहुलता होने से ना केवल निजी कानूनों में बल्कि रहन सहन से लेकर खान पान तक में विविधता देखी जा सकती है, बल्कि रहन सहन से लेकर खान पान तक में विविधता देखी जा सकती है। यही इस देश की खूबसूरती है। ऐसे में जरूरी है कि देश को समान कानून में पिरोया जाए। ऐसे में जरूरी है कि देश में समान कानून में पिरोया जाए। ऐसी कोशिश से बचने की जरूरत है कि ऐसी कोशिशों से बचने की जरूरत है जो समाज में ध्रुवीकरण की राह पर ले जाए। ध्रुवीकरण का मतलब होता है कि सांप्रदायिकता के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे समाज को अलग अलग करना। ऐसी कोशिशों से बचने की जरूरत है कि ध्रुवीकरण के नाम पे, ऐसे कोशिशों से जो समाज को ध्रुवीकरण की राह पर ले जाए, ध्रुवीकरण की राह पर ले जाएं और सामाजिक सौहार्द को चुनौती पैदा कर दें, सामाजिक सौहार्द को चुनौती पैदा कर दें। ठीक है, तो ये आपका एक समान नागरिक संहिता। तो जो हमें कंक्लूजन में पहुंचना है, कोशिश यही करना है कि इसके लिए समाज के सभी वर्ग एक साथ एकजुट हों। राज्य को ऐसा एक मंच तैयार करना चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए कि सभी लोग एकमत हो जाए। सबसे बेस्ट तो यही है, थोपने से बेहतर रहेगा, ताकि हमारी सामाजिक संस्कृति में कोई भी कुठाराघात ना हो। हमारे लिए यदि प्राथमिकता की बात है तो हमारी सामाजिक संस्कृति है, हम उसको नहीं खत्म कर सकते किसी भी हालात में। ठीक है, और किसी भी कल्चर में ये सारी कस्टम्स बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है सर, ये यूसीसी अगर लागू हो गया तो उसमें जो 100 दाह करने या फिर दफनाने जो भी है अंतिम संस्कार, वो सभी एक हो जाएंगे या फिर ऐसे ही रहेंगे? पॉसिबल है, उसको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया जाए। वैसे वो एक अलग मामला हो गया। 100 दाह करना ये आपका विभेद नहीं लाता है, विभेदीकरण नहीं है,
इससे किसी तरीके का विभेद नहीं कि आप जलाते हो हम दफनाते हो, कोई नदी में बहा रहा है, कोई चील घर के ऊपर डाल रहा है, वो कोई आपका विभेदीकरण नहीं। विभेदीकरण जिंदा रहने में जो विभेद हो रहा है, मरने के बाद कौन सा विभेद है? सर इसको लाएगा तो बताया जाएगा कि किसके क्षेत्र में लाएगा। सर इसका लाने का मोटिव यही है कि जिसके साथ अन्यायपूर्ण जो अन्याय, हाँ, जो मतलब इनके जो धर्मों में अलगाव में जो अन्याय दिख रहा है, बस उस टॉपिक को हमें सही करना है। बस यदि खुद भी कर ले, हर एक कानून अपना धर्म ही आके खड़ा हो जाए, बोले हमारे धर्म में सुधार कर दिया जाए, तो फिर सब यूसीसी के तहत ही है, वो ऑटोमेटिक यूसीसी बन गया आपका, एक समान नागरिक संहिता में आ गया। आप खुद सोचिए, बहुपति विवाह, असमानता है, समानता है महिलाओं के लिए। कोई बहुपत्नी रखता है एक साथ, ये तो पहले चलता था राजा महाराजाओं के टाइम पीरियड पे। अभी इस चीज को जरूरत क्या है, किस चीज की क्यों जरूरत है, इसकी बहुपत्नियों की जरूरत क्यों है? नहीं है ना, यदि है। सर हिंदू भी बहुत ज्यादा फायदा लेते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद 2 शादी कर लेते हैं। तो वो फायदा नहीं ले रहे, वो तो उस धर्म में चले गए ना। सब कन्वर्ट होते हैं, मेन उनका मोटिव यही रहता है 2 शादी का। तो शादी कर दी, देखो, एक का खर्चा उठाया नहीं जाता, 2 4 6 8 करके करोगे क्या? आप समाज में बहुत कुछ दे नहीं पाओगे। 10 बच्चे भी पैदा करके क्या मिलेगा? समझ रहे हो ना? मुद्दा ये है कि जिससे प्रोडक्टिव कंट्री आपकी प्रोडक्टिव बन सके, जिसमें आप राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सके। आप जो भी प्रोडक्ट बनाए, आप कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ना पाए, उसे मोरल एजुकेशन नहीं दे पाए, तो क्या करेगा और क्यों करेगा? ना तो अपने लिए कर पाया, ना देश के लिए कर पाया, तो देश के लिए लायबिलिटी बन के रह जाएगा ना। एसेट्स क्रिएट करने हैं हमें, और एसेट्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश का एक अच्छा नागरिक बनाना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। स्किल्ड पर्सन तभी बना सकते हो जब आप स्किल्ड बनाने की इच्छा रखते हो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो सर इसके पक्ष में जाए या सर जो